Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So yesterday it was a one-sided game where Islamabad United defeated Karachi Kings by 6 wickets, and it's their 9th consecutive win against Karachi Kings, who played defensively and didn't capitalize the innings for themselves. But the question is, will Karachi Kings bounce back today, as another big game is coming up? It's Peshawar Zalmi versus Karachi Kings. Who is going to win today? We'll definitely ask our panelists, and today I am joined by cricket analyst Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Hope you are doing great. कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन जिस तरह से कराची किंग्स परफॉर्म कर रहा है ना, उससे जो हमारी हार्ट बीट है वो कभी अप और कभी डाउन हो जाती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। एक मैच जीत जाते हैं, अगला मैच हार जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है असगर? कराची भी ऐसा ही है, कभी खुशी कभी गम। कराची के साथ भी ये होता है, कहीं भी किसी वक्त भी कोई भी वाक़या हो जाता है, कोई भी एहतजाज शुरू हो जाता है। तो वैसे ही कराची की टीम भी है। हाँ। नाम हमने किंग रखा है, और किंग वाली कोई भी खूबसूरती उसके अंदर मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऐसी सलाहियत है। हमने 9 करोड़ रुपए में डेविड वार्नर को लिया है। किंग वाले कोई गुण नहीं है बाबर आजम में, आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली? देखिए, मैं बाबर की बात नहीं कर रहा। अच्छा। बाबर तो कराची किंग में नहीं है, दोबारा आ जाए तो और बात है। नाम आता है तो बाबर का नाम आ जाता है ना। किंग के नाम पे बहुत सारे किंग आते हैं, और कराची में एक से बढ़कर एक किंग है। अच्छा। लेकिन वो किंग कराची किंग में नहीं है। अच्छा। तो ये बड़ा अलमिया है। हमने जिस प्लेयर को लिया है, सबसे ज़्यादा महंगा तरीन प्लेयर हमारा डेविड वार्नर, तो वो उनसे अब शायकीन सवाल कर रहे हैं कि भाई मियाँ कब चलोगे? हाँ। कब खेलोगे? जब ख्वाब हो जाएंगे, जब सारे मैच खत्म हो जाएंगे। ओनर है, उनको भी कहीं ना कहीं बाबर की याद सताती है, बिकॉज गाय बगा है जिक्र तो करते रहते हैं बाबर का। देखिए, बाबर प्लेयर ही ऐसा है कि जो साथ हो, जो कहते हैं ना, वो मीठे चूर के लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हाँ। तो बाबर भी इसी तरह की कहानी रखते हैं। हाँ। जिस टीम में होते हैं वो उसका फ्रेंचाइजर उसके जो है तारीफें कर रहा होता है, और फिर परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर उसी के अगेंस्ट जो बातें शुरू कर देता है। अब कराची किंग जो पिछले एक हफ्ते से बाबर का नाम लेके अपनी रेटिंग बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो भाई, नाम लेने से कुछ नहीं होता। उस वक्त क्यों आप फारिग किया था आपने, जब बकौल आपके क्या आपने कहा था कि भाई तीसरे नंबर पर बैटिंग कर लें, और बाबर ने मना कर दिया था। हाँ। जबकि इत्तलात ये है कि बाबर ने आपको पहले ही मना कर दिया था कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो बहरहाल ये तो क्रिकेट के बाहर की बातें हैं, बात तो ग्राउंड की है ज़ारा। और जिस तरीके से PSL के मैचेस हो रहे हैं वन साइडेड, इसने बड़ा ग्रहण लगा दिया है इस इवेंट को। इसके जो चार्मिंग थी वो बहुत मांद पड़ गई है। मैचेस लो स्कोरिंग भी होते हैं, वन साइडेड भी हो जाते हैं, और सेकंड इनिंग साइडेड चल रहे हैं, और बाबर आजम की इनिंग्स भी कुछ वन साइडेड ही चल रही है। तो इस पे मैं मजीद भी बात करूंगी। अभी इमरान यूसुफजई को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज़किया तबसरे करते हैं। इमरान, वेलकम टू द शो। और बाय द वे, हाउ डू यू रेट प्रीवियस मैच? कराची किंग्स की परफॉर्मेंस क्यों इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही है? जी बिल्कुल ज़ारा, मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। डाउन तो बिल्कुल हो रही है, और अजहर भाई की बात से भी कि ये वन साइडेड मैचेस हैं, इसने मजा खत्म कर दिया है। यानी लोग तो इंतजार करते हैं एक अच्छी फाइट का, एक अच्छे मैच का दोनों साइड से, फिर उसके बाद वो हार जीत को भी तस्लीम करते हैं। अगर शिकस्त उनकी टीम जो है वो शिकस्त खाती है, उसको भी वो तस्लीम करते हैं खुले दिल से, और जो मुखालिफ टीम है उसकी फतह को भी सराहते हैं। लेकिन वो जो वन साइडेड मैचेस जो हो जाते हैं, या जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, उससे सारा इस टूर्नामेंट का, इस इवेंट का मजा किरकिरा कर दिया। मेरे ख्याल से तीसरा चौथा मैच था शायद मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, जो बड़ा ही जबरदस्त था। लेकिन अभी तक मैंने कोई थ्रिलिंग मैच नहीं देखा जहां पे कोई भी टीम कोई एक रन से, कोई एक विकेट से जीती हो। जी ये मतलब वो वाहिद मेरे ख्याल से इकलौता मैच है जब मुल्तान सुल्तान और कराची का, जब मुल्तान ने 234 किए थे और फिर कराची किंग्स ने संगीत तौर पर उसको चेज किया था। तो वो एक मैच ऐसा था कि उस तरह के मैचेस अगर हो तो फिर शायकीन जो है वो, जो चाहे वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हो, चाहे वो ग्राउंड आके देखते हो, तो वो उस चीज को एंजॉय करते हैं। अब ये जो 2 दिन पहले जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी का, वो भी ऐसा बड़ा सुस्त मैच था। यानी लग रहा था कि शायद रिजवान जो है वो जीतने के इरादे से आए ही नहीं है, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी लो स्टैंडर्ड उनकी परफॉर्मेंस थी। एक तो उनके बॉलर जो है वो अच्छे एक तगड़ा स्कोर रोकने में नाकाम रहे, उसके बाद फिर उनके बैटर्स नहीं चले, फील्डिंग में भी काफी ज्यादा मिस्टेक्स हुई। तो
तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे किसी हद तक यकीनन लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट भी कम कर दिया है PSL में। थोड़ा नहीं, काफी कम हो गया है इंटरेस्ट तो। वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे असगर। लेकिन मैं देख रही थी कराची किंग्स के जो असिस्टेंट कोच हैं मसरूर साहब, वो कह रहे हैं कि T20 के लिए कराची के विकेट साजगार नहीं है बिकॉज ऑस्ट्रेलियन सॉइल यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। मसरूर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी विकेटों पे हुई थी, उसके लिए कौन सी मट्टी इस्तेमाल हुई थी और उस पर कौमी टीम की क्या परफॉर्मेंस थी? तो पिच का बहाना ना बनाए, आप कराची के हैं और कराची की पिचों को, कराची के खिलाड़ियों को, कंडीशंस को बेहतर जानते हैं। सीजन 1 से आप कराची किंग्स से मुंसलिक हैं। आपको चाहिए कि अपने खिलाड़ियों पे काम करें, अपने खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस लें और वो जिसको 9 करोड़ में लेकर आए उससे पूछे भाई कब खेलोगे। अब तो शायकीन भी सवाल कर रहे हैं कि हम अगर वार्नर को भी देखने के लिए स्टेडियम आए तो वो खेलेगा कब, उसकी इनिंग कब होगी? वन ऑफ बाबर आजम फॉर कराची किंग्स। देखिए, डेविड वार्नर और बाबर मैं समझता हूँ बड़ा फ़र्क है, और बाबर की अपनी क्लास है, डेविड वार्नर की अपनी क्लास है। मुझे नहीं मालूम कि कराची किंग ने किस सोच के तहत उनको सबसे महंगा तरीन आइकॉन प्लेयर मुंतखब किया था, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अब खेल के दिखाएं। चूँकि जिस तरीके से इंडिया में IPL में आई थिंक शुभमन गिल जो है वो 23 करोड़ में आए थे और वो भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वही सूरत हाल यहाँ PSL में डेविड वार्नर की है। और अगर ये लोग नहीं खेलेंगे, मैच टू मैच गेम नहीं होगा, बॉल टू बॉल जंग नहीं होगी, सुपर ओवर नहीं होगा, आखिरी लम्हात तक मैच में सनसनीखेजी नहीं होगी, तो ज़रा ये PSL मजीद वीरान होगा और इसमें शायकीन की दिलचस्पी जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी। लेकिन मैं साथ साथ इमरान लतीफ़ को मुबारकबाद दे दूं कि इमरान, आप स्टेडियम गए पिंडी और आपने मैच देखा पेशावर का, और आपको मुबारक हो कि आपकी मौजूदगी में स्टेडियम में जो है पेशावर पहली बार मैच जीत गया। जी बहुत शुक्रिया असगर भाई। यकीनन हमारी और जो पेशावर ज़ल्मी की मैचेस की और पिंडी में को तारीफ ज्यादा अच्छी नहीं है। हम जब भी जाते रहे तो ये पेशावर ज़ल्मी वहां पर मैच हार जाती थी, लेकिन ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम गए और ज़ल्मी ने गो के बाबर आजम उसमें भी नहीं चले, लेकिन भारत ज़ल्मी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और मैच जीत गए, तो एक तारीख बदली है। हम भी बड़े खुश थे। जाहिर सी बात है, इतनी दूर से पेशावर ज़ल्मी के जो लोग हैं, जो फाउंडेशन के जो लोग हैं। इमरान, ये पेशावर का और बाबर का जिक्र बार बार हो रहा है। जो पेशावर के फैंस हैं अभी बाबर के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या अभी बाबर की परफॉर्मेंस से मुतमईन है या नाखुश हो गए हैं? देखिए, मुतमईन तो बिल्कुल भी नहीं है ज़ारा, इसलिए कि उनकी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम अगर कौमी टीम में नहीं खेल पा रहे थे तो कम से कम इस पे जरूर जो है उनको परफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन एक चीज के ऊपर जो पेशावर के शायकीन क्रिकेट है वो खफा है, और वो ये है कि ट्राई नेशन में हमने इनको ट्राई किया, ये ओपनिंग में नहीं चले, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ये ओपनिंग में नहीं चले, तो फिर क्या वजह है कि PSL में भी उन्होंने खुद को ओपनिंग के लिए रखा, हालांकि उनके पास हारिस की शक्ल में, साइम अयूब की शक्ल में एक अच्छी ओपनिंग पेयर मौजूद है। उसके बावजूद वो खुद क्यों ओपनिंग कर रहे हैं, जबकि वो ट्राई नेशन में भी नहीं चले ओपनिंग करते हुए, ना ही चैंपियंस ट्रॉफी में चल सके। तो फिर चाहिए यह था कि वो खुद अपने जो रीजनल उनका जनवन नंबर है 3 नंबर, उसके ऊपर वो बैटिंग करते और ये ओपनिंग जो है वो नए लड़कों को हवाले करते। देखिए, ओपनिंग एक ऐसी चीज है T20 में कि जब ओपनिंग के ऊपर आपकी अच्छी पार्टनरशिप नहीं बनती तो उसका प्रेशर जो है वो अल्टीमेट बाकी आने वाले मिडिल। इमरान, इस हवाले से जावेद आफरीदी या टीम मैनेजमेंट से कोई बात हुई है आपकी कि वो खुद क्या कहते हैं? कि ऐसा तो नहीं कि वो खुद चाहते हो कि बाबर ओपनर ही रहे? नहीं, देखिए, इस हवाले से जावेद अफरीदी से अभी तो बात नहीं हुई। इस PSL के शुरू होने से पहले बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जाहिर सी बात है उनकी कोशिश ये है कि बाबर, और वो बड़े पुरुमीद थे कि बाबर आजम अपनी खोई हुई फॉर्म जो है वो PSL के जरिए हासिल करेंगे और फाइनली जो है वो इसमें अच्छा परफॉर्म करने के बाद कौमी टीम के लिए भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती से उनकी ये प्रेडिक्शन या उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब देखना यह है कि चूंकि जाहिर सी बात है पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है उसमें जावेद अफरीदी का किरदार टीम की सिलेक्शन के हवाले से इतना नहीं है। उनके जो बाकी लोग हैं, अकरम है या बाकी जो लोग हैं, वो इसकी जो है वो सिलेक्शन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस हवाले से सोचने की और देखने की जरूरत है। और लेकिन ये जिस किस्म की सूरत हाल है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस बाबर आजम से हो रही है,
मेरा नहीं ख्याल कि अगले PSL में मुझे पेशावर जंगी के अच्छा, लेकिन बाबर को लेके ना काफी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि नंबर 4 पर आ जाएं, फिर उसके बाद बासित अली ने कहा कि उन्हें वन डाउन आना भी कहता है कि कप्तानी छोड़ दो। बाय द वे इंजमामुल हक ने भी बाबर को समझाया है ताकि जो एक टेक्निकल ग्लिच उनकी बैटिंग में आ गया है वो खत्म हो जाए, लेकिन बाबर इज अनविलिंग टू अंडरस्टैंड। ये क्या मसला है बाबर के साथ, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। तो PSL हो या ICC इवेंट हो, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ द फील्ड खेलना अच्छी तरह जानते हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने ये क्लेम किया था कि 90s के दौर में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग उरूज पर होती थी। नाउ ही हैव स्टार्टेड राइटिंग अ बुक। असकर, क्या लगता है कौन कौन से नाम सामने आने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि राशिद भाई बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये किताब आप अभी से नहीं लिख रहे, कई सालों से लिख रहे हैं, आधी से ज़्यादा मुकम्मल आप कर चुके हैं और उसमें बड़े इंकशाफात हैं। फिर आपने ना जाने किन के दबाव पर, किन वजूहात पर अपनी तहरीर रोक दी। अब आप फिर कह रहे हैं कि जी मैं लिख रहा हूँ, उसे मुकम्मल कर रहा हूँ, यानी कि तो किन वजूहात पे कर रहे हैं और किन के इशारे पे कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन राशिद भाई, आपका किरदार मैच फिक्सिंग को बेनकाब करने में सबके सामने है कि आपने 94 में साउथ अफ्रीका में ये फैसला किया और आने के बाद आपने अपने बयानात के ज़रिए मैच फिक्सिंग के पंडोरा बॉक्स को खोला। और फिर आपने तो ICC के हवाले से भी बात की थी कि सिक्के के ज़रिए, टॉस के ज़रिए कैसे मैच फिक्सिंग की जाती है। तो बड़ा वसी तजर्बा है राशिद भाई। अगर ये बात उसी वक्त हो जाती, उसी वक्त सारी चीज़ें क्लियर हो जाती तो आज हमारी क्रिकेट का ये हाल नहीं होता। आप कह रहे हैं कि इमरान को हटाया, आपने कहा कि जावेद मियादाद को हटाया गया, फिर आपने कहा कि जी बाबर आजम को भी कप्तानी से हटाया गया, और ये सब मैच फिक्सिंग का सिलसिला है। तो राशिद भाई, यकीनन उसमें सलीम मलिक का भी जिक्र होगा जो अचानक शारजा से पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान से फिर वापस जो है मैच के लिए शारजा चले जाते हैं। यकीनन उसमें W का भी जिक्र होगा जिसके बारे में आपका इशारा है कि उनमें से कोई W ऐसा भी है कि जिसने सदारती ऐवान सदर से जिसके रवाबित रहे। और जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। जब जस्टिस अब्दुल कय्यूम आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो ऐवान सदर कोई गया था और उसने वहाँ कोई बातचीत की थी, कोई 7 सफ़ों की कोई तहरीर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सब आप ही के ज़रिए हमारे इल्म में आते रही, गाएं बगाएं आप बयान देते रहे, लेकिन इन चीज़ों को आप फिनिश नहीं कर सके, आप फाइनल नहीं कर सके। बासित अली के साथ आपने रिटायरमेंट का 94 में ऐलान किया था, बासित और आप दोनों खामोश होकर बैठ गए और फिर आपके और बासित के दरमियान भी कुछ जो है खलीज बढ़ी और फिर अब नहीं मालूम कि वो खलीज की सद तक कम हो गई है। तो मेरा ख्याल है राशिद भाई, आप एक किंग हैं और आप पाकिस्तान क्रिकेट को बचा सकते थे और अब भी बचा सकते हैं, लेकिन फ्रंट पे आके आप भी लीड करें, फ्रंट पे आके आप भी खेलें ताकि हमारी क्रिकेट जो इस नासूर में फंसी है मैच फिक्सिंग से उससे निकल सके। मुझे यकीन है कि हालिया शिकस्तों पर भी कोई ना कोई गड़बड़ के इतलात हैं और आपके इल्म में ये चीज़ें हैं क्योंकि आपके रवाबित पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान के बाहर हैं। कोई भी चेयरमैन आता है वो आपसे रब्ता ज़रूर करता है, यह और बात है कि आप उसके साथ किस हद तक ताउन करते हैं ये आप पे ही डिपेंड करता है। इमरान, आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि सदारती माफी का भी गालिबन इसमें जिक्र आ रहा है कि आपके इल्म में है कि किसने कब किससे सदारती माफी मांगी थी? देखिए, ये चीजें तो मेरे ख्याल से बड़े वाज़ेह अंदाज में अजहर भाई ने सारी चीजें बयान कर दी हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक आप टीम में मौजूद हैं आपका किरदार क्रिकेट खेलना होना चाहिए और वही मेरे ख्याल से होना, लेकिन उसके बाद जब आप टीम छोड़ देते हैं फिर आप जो जिस तरीके से आप रात उगलना शुरू करते हैं, ये चीज मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। मेरे ख्याल से बहुत सारे जो क्रिकेट शायकीन है वो चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। इसकी वजह ये है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तब तो सब कुछ ठीक है, जब आपको मराद मिल रही है तब सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्रिकेट छोड़ते हैं तब आपको जो है वो PCB की मैनेजमेंट में भी कीड़े नजर आने लगते हैं, टीम में भी बुराइयां नजर आने लगती है। तो ये चीजें जो टीम में उस आपके जाने के बाद जो लोग मौजूद हैं ये उन लोगों का मोरल डाउन करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने शायद किसी और
टीम के जो साबिका खिलाड़ी हैं उनकी इस तरीके से कोई जो है वो बातें देखी हो मौजूदा खिलाड़ियों के बारे में। आप अपने हमसाये में देख लें, आपके जितने भी जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो अपने नए आने वालों को तो इमरान गालिबन आप ये कह रहे हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है, फिर जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ते हैं और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है करंट पाकिस्तान टीम के ऊपर। जी बिल्कुल, उसके असरात आते हैं। देखिए, और आप जिस तरीके से फिर आप अपनी मर्जियां मुसल्लत करते हैं, जिस तरीके से आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट है या जो टीम की सिलेक्शन है वो कोई एक दो लोगों के हाथ में है। इसमें फिर बहुत सारे लोगों को खुश भी करना होता है, बहुत सारे लोगों का ख्याल भी रखना होता है। इन सारी चीजों में और ख्याल रखने में और खुश रखने में यकीन करेंगे हमारी टीम का जो है वो मोराल बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। और अब मेरे ख्याल से इन चीजों से निकल के टीम की बेहतरी के लिए कुछ सोचना चाहिए, वरना आप देखेंगे जो हाल हॉकी का हुआ था एग्जैक्टली हम उसी राह के ऊपर चल रहे हैं। और वो भी सियासत की नजर होकर तबाह हुई थी गेम, और ये खेल जो वाहिद जो एक रह गया है जो पाकिस्तानियों को खुशी देता है, शायकीन क्रिकेट की खुशियों का सबब बनता है, मेरे ख्याल से वो भी जो है वो तबाही के दहाने पे ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है। बस थोड़ी सी देर है कि आप इस जिसे कहते हैं वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का दे। तो आपके पास ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। असगर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आगे जाके पीसीबी में कोई ओहदा मिल जाता है तो क्या मजीद ये जो बुक लिखी जा रही है इसे कंटिन्यू किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि बुक में उस दौर का भी जिक्र होना चाहिए जब राशिद भाई अपनी रिटायरमेंट के बाद अचानक वापस आए उस वक्त के सदर मुमलिकत की कॉल पे, और उनको ये भी लिखना होगा कि क्या जब उन्होंने आने के बाद टीम संभाली थी तो उस टीम में सारे आबिद और जाहिद थे, सारे पाक थे, सब जो है वो नेक लोग थे, या उसमें भी गड़बड़ थी? और गड़बड़ थी तो फिर उन्होंने क़यादत क्यों संभाली? और किसने उनकी सिफारिश की थी क़यादत के लिए और वापस लाने के लिए? तो ये सब चीज़ें उसमें ज़िक्र हो तो फिर तो किताब का मज़ा है, क्योंकि किताब एक आईना है और वो आईना ताक़यामत रहता है, वो कभी नहीं टूटता। आप रहें ना रहें, मुसन्निफ जिंदा रहता है। तो राशिद भाई, आपकी किताब यकीनन एक तारीख़ी किताब होगी और हमें इंतज़ार है कि काश आप अपनी बात को पूरी करें और वो किताब मार्केट में आए। लेकिन सवाल ये भी है कि अब अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, जो कि अभी इमरान कह रहे थे हॉकी से जोड़ने के लिए, तो इमरान पाकिस्तान की क्रिकेट की जो मौजूदा सूरत हाल है वो हॉकी से कम नहीं है। और शायद कि राशिद लतीफ की किताब, देखिए राशिद लतीफ की किताब लिखने का ये मकसद भी शायद यही हो कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को हॉकी की तरह जवाल से बचाएं और इसमें अभी जो दमखम बाकी है उसको संभालें। हो सकता है कि उनकी निशानदेही से फायदा हो जाए, और ये वो बम है जो कि खुदकश हमला भी हो सकता है, ये वो बम है जिससे राशिद भाई आप पे भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जो भी है, किताब तो लिखना है और मुसन्निफ अपनी किताब में सच बोलता है। इमरान, आपको क्या लगता है इस किताब के बाद क्या राशिद लतीफ, जैसे कि असगर भी कह रही हैं, खुद भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह की अजहर भाई ने डिमांड की है कि ये उस दौर की चीजें भी लिखे हैं कि जब राशिद भाई खुद टीम में मौजूद थे, क्या क्या मसाइल हुए, फिर किस तरीके से वापस आए, टीम को छोड़ा, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर वापस आए, वो सारी चीजें अगर दर्ज होंगी, किताब में लिखी जाएंगी, तब तो इस किताब का कोई जरूर फायदा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने कहा ज़ारा, तो फिर वो अपने मुश्किलात में भी फंसेंगे, इसलिए कि बहुत सारी चीजें खुलेंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, देखिए किताब हमेशा से जब भी लिखी जाती है वो मुसन्निफ को बहुत ज्यादा स्पेस साइड देती है, वो अपनी मर्जी से लिखते हैं। वो जाहिर सी बात है कि वो चीजें कि जो उनके फेवर में नहीं होगी वो नहीं दर्ज की जाएंगी, नहीं लिखी जाएंगी। जो चीजें दूसरों को डाउन करने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होंगी, वो तो उसके अंदर उसका जिक्र जरूर होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसी किताब जरूर लिखनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ज़रा आप अपनी मेमोरीज के हवाले से लिख सकते हैं। आपने क्रिकेट खेली, आपने कौन कौन से मुल्क देखे, आपने किस किस तरीके से मैचेस जीतने में किरदार अदा किया, ये सारी चीजें बड़ी खूबसूरत इमरान, अगर ये अपनी सवानी उम्री तक रहे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, वरना बहुत सारा पेंडोरा बॉक्स भी खुल सकता है और राशिद भाई खुद भी मुश्किलात का शिकार हो। एंड बाय द वे, पीसीबी में भी कुछ मैसिव चेंजेस का इम्कान है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हाशिर खतक, वो पहले ही इस खबर को ब्रेक कर चुके हैं, तो इसकी मजीद इंसाइट्स क्या है इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर सकें। फिर कल से हम देखेंगे कि मुल्तान में PSL का मेला सजने वाला है, जहां पहला मैच मुल्तान और लाहौर का होगा। बाय द वे, आज के मैच में मजीद क्या इंसाइट्स है और प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी साथ रहेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
welcome back. So the PSL festival will begin in Multan tomorrow, where first game will be played between Multan Sultans versus Lahore Qalandar. तो तैयारियां कहां तक पहुंची है, क्विकली जान लेते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शरोज खान से। शरोज, बताइएगा ओवरऑल क्या सिचुएशन है, इंतजाम कहां तक पहुंचे हैं, फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, शहर ओलिया मुल्तान में PSL सीज़न 10 का मेला सजने को तैयार। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान 22 अप्रैल को जो है मैच खेला जाएगा और बड़ा ही मुकाबला होगा। शायकीन क्रिकेट जो है बड़े पुरजोश हैं। बात करें सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से तो 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर जो है सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लेंगे, निगरानी करेंगे और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए 500 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार जो है वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग का वसी इंतज़ाम किया गया है और फ्री शटल सर्विस की सहूलियात जो है इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है, जो कि फातिमा जना में पार्किंग होगी, वहाँ से फ्री जो शटल होगी वो स्टेडियम तक शायकीन क्रिकेट को लेकर आएगी। और आज जो है शाम 6 बजे लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो शरोज हमें बता रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आई एम श्योर कि मुल्तान सुल्तान होम एडवांटेज होगा और वो भी PSL में मैचेस जीत पाएंगे, बिकॉज अभी तक तो वो कोई मैच भी नहीं जीत पाए हैं। कमिंग बैक, क्योंकि आज एक बड़ा मैच होने वाला है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। तो अस्कर, क्या लगता है, बाबर से फैंस ने एक बार फिर से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, लेकिन जो उनके लास्ट स्टैट्स हैं, मतलब 15 इनिंग्स में कोई उनकी निफ सेंचुरी भी नहीं है। पेवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख, बाबर से कारकर्दगी की उम्मीद रख, क्योंकि बाबर ही उनके पास एक तुर्क का पत्ता है। दूसरा नाम जो है वो अभी तक फॉर्म में नहीं आए हैं और फिटनेस के बाद जो है वो जब बाहर हुए टेस्ट साउथ अफ्रीका में टेस्ट के दौरान अनफिट हुए और बाहर हुए, और बाहर होने के बाद जब साइम ने कम बैक किया तो आई थिंक 3 मैच वो खेल चुके हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि साइम पे कोई बात नहीं कर रहा, उसकी फ़िटनेस पे, उसकी कारकर्दगी पे कोई बात नहीं कर रहा। क्या सवाल ये पैदा होता है कि इन फॉर्म होने के लिए 26 इनिंग का सहारा लेने वाला साइम अय्यूब मज़ीद इसी किस्म की कारकर्दगी दिखाएगा या उसकी टीम को अब उसकी ज़रूरत है? तो मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को साइम पे भी काम करना चाहिए, उसको भी परफॉर्मेंस के लिए अब आगे आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाबर की जिम्मेदारी नहीं, साइम के साथ पूरी टीम की जिम्मेदारी है। और मैच जीतना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता है। गो के ज़रूरी तो कराची के लिए भी है, लेकिन कराची अब तक अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं उठा सकी। उल्टा उनके जो असिस्टेंट कोच हैं वो विकेट को इल्ज़ाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विकेट अच्छी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की मट्टी इस्तेमाल की गई है। वो भाई, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया की मट्टी तो इससे पहले भी रही है और चैंपियंस ट्रॉफी में भी थी। तो बहरहाल देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी आज मैच को फिनिश करेंगे। अच्छा, अभी आपने साइम का जिक्र किया, तो इंजरी के बाद आएंगे, थोड़ा सा मार्जिन मेरे ख्याल से देना चाहिए। इसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी। इमरान भी मेरे साथ ही मौजूद है। इमरान, ये बताइएगा कि जैसे कि अस्कर भी कह रहे हैं कि उम्मीदों का महवर एक बार फिर से बाबर आजम ही है, तो फैंस कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं? बिकॉज जब लास्ट इन दोनों के दरमियान मैच हुआ था तो बाबर ने 50 तो स्कोर किए थे। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बाबर को कम से कम आज जरूर, क्योंकि देखें पेशावर ज़ल्मी के बाद बड़ी तेजी के साथ मैचेस कम होते जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी ने एक मैच जरूर जीता है, लेकिन अभी उनके बाकी मैचेस बाकी हैं और उन बाकी मैचेस में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने हैं। अगर टॉप 4 टीमों में वो शामिल होना है तो उनको जीतना होगा और बाबर को भी परफॉर्म करना होगा। बुनियादी बात यह है कि ये बात भी अजहर भाई की ठीक है कि सिवाय बाबर आजम के किसी और की कारकर्दगी पर उस तरीके से तनकीद या सवाल जवाब नहीं किए जाते जिस तरह से बाबर के ऊपर किए जाते हैं। देखें, कराची किंग्स के कप्तान अजहर भाई की बात से इत्तेफाक करूंगा, बदली क्या सोचकर डेविड वार्नर को रखा गया है। उन्होंने पिछले 4 मैचों में 46 रन किए हैं, हाईएस्ट उन्होंने सिर्फ 31 किए हैं कोटक लेसिटर्स के खिलाफ। उसके ऊपर भी कोई बात नहीं है। बाकी प्लेयर्स के हवाले से भी खास जो है वो बात नहीं की जा रही। बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि बैटर्स के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है, लेकिन बॉलर्स की अगर हम बात करें तो हसन अली का मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा कमबैक हुआ है कराची किंग्स के लिए। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और जो है अभी तक मेरे ख्याल से 10 विकेट ले चुके हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी तरह से हारिस रूफ ने भी अच्छा जो है वो बॉलिंग करने की कोशिश की है, वो कि उनको विकेट कम मिली है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें शाहीन ने
जो है वो बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ओवरऑल बुनियादी तौर पर आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का जीतना वो मतलब दोनों में से ज़ाहिर है कोई एक टीम जीतेगी, लेकिन दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए अगर हम टेबल के ऊपर नजर डालें तो जो कराची किंग्स की टीम है वो तीसरे नंबर पे है, पेशावर ज़ल्मी की टीम गुज़िश्ता मैच तक छठे नंबर पर थी, लेकिन गुज़िश्ता मैच में मुल्तान सुल्तान से जीतने के बाद अब वो 5वें नंबर पे है। उनको अगले मैचेस अच्छे बड़े मार्जिन से जीतने होंगे ताकि वो कम से कम टॉप 4 तक आ सके, वरना उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा अस्कर, अभी हम इसी मैच से मुतालिक मजीद बात करते हैं। लास्ट टाइम जब फेस किया था पेशावर ज़ल्मी ने और बाबर ने कराची किंग्स को, तो 72 रन स्कोर किए थे। क्या बात है कि कराची के अगेंस्ट उनका बैट चल जाता है? शायद उनको जब वो बैटिंग कर रहे होते तो कराची के जो फ्रेंचाइजर हैं उनकी छवि सामने आ जाती है और वो शायद उनकी ज़िद में या उनकी मोहब्बत में उनके खिलाफ स्कोर कर देते हैं। और अगर यही मोहब्बत या ये ज़िद बरकरार रही और आज बाबर ने स्कोर कर दिया तो यकीनी तौर पर कराची के फ्रेंचाइजर फिर कोई नया बयान देंगे बाबर के अगेंस्ट। चूँकि मैंने कहा ना कि वो अपनी रेटिंग जो है बाबर के नाम पर बना रहे हैं, चूँकि उनकी अपनी टीम की तो कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। जो टीम उन्होंने मुंतखब की है उस टीम में जो है अब वो चार्म नहीं है जो माजी में नज़र आता रहा है। गो के अब अगर हम पीएसएल के तमाम सीज़न की बात करें तो कराची किंग कभी भी हार्ड फेवरेट टीम नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद उसने एक सीज़न कोविड के ज़माने में जीता और वो चैंपियन हुई। और वो किस तरीके से चैंपियन हुए हम और आप सब जानते हैं। लेकिन ये कराची का तकाजा है, ये कराची अब कराची किंग से मुतालबा करता है कि उन्हें अब खेलना होगा, ग्राउंड में अपने मेज़बान होने का हक अदा करना होगा। कामयाबी उनके लिए ज़रूरी है। शायकीन क्रिकेट को जब वो कामयाबी देंगे, वो एक अच्छी क्रिकेट देंगे, तभी तो वो उनको देखने ग्राउंड आएंगे, वरना स्टेडियम तो ऐसे ही वीरान नजर आता रहेगा। अच्छा ठीक है इमरान, आपको क्या लगता है अगर दोनों टीम्स का मवाजना करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? खासकर बॉलिंग एक्सपेक्ट की अगर मैं बात करूं, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी से ही आमिर जमाल रिलीज हुए, उसके बाद वो कराची किंग्स में आ गए हैं, लेकिन अभी तक खातिर खा कोई परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई है। देखिए मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो के पेशावर ज़ल्मी इस पॉइंट टेबल पर नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल से कराची किंग्स से वो कदरे बेहतर है। हालांकि उस बावजूद इसके कि पेशावर ज़ल्मी कभी भी मेरी फेवरेट टीम नहीं रही है, बहुत सारी और वजूहात हैं, लेकिन ये है कि कराची किंग्स अच्छी टीम है और अच्छा अगर वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उनको जो है वो एज हासिल हो सकता है। अपना ग्राउंड है उनका, और ये भी अजहर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जब तक वो जीत कर नहीं देंगे अपने क्राउड को, तो क्राउड उनको देखने के लिए भी नहीं आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मुकाबले में मेरा वोट पेशावर ज़ल्मी की तरफ है, इसलिए कि पेशावर ज़ल्मी कम से कम कराची किंग्स से कदरे बेहतर है। बॉलिंग के एक्सपेक्ट से अगर हम देखें और बैटिंग के, तो पेशावर ज़ल्मी को मेरा वोट जाता है। सही है। अस्कर, क्या लगता है हसन अली वर्सेस अली रजा? देखिए नो डाउट हसन के पास तजर्बा है, अली के पास जोश, जज्बा, स्पीड, इन स्विंग, आउट स्विंग तमाम क्लासें मौजूद हैं। लेकिन हसन अली ने जिस तरीके से अब तक 11 विकेटें हासिल की हैं और पीएसएल में 118 टोटल वो विकेटें हासिल करके टॉप जो है पे आ चुके हैं और नंबर 1 बॉलर है। वहाब रियाज को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, तो तजर्बे का मुकाबला एक यंग ब्लड से है। और अगर अली को मुनासिब इस्तेमाल किया गया, का मुकाबला एक यंग ब्लड, एक यंग गन के साथ है। देखते हैं कि आज जीतने कामयाब होता है। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। इमरान यूसुफजई और अस्कर अजीम मेरे साथ थे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन द GTV डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म at 8 PM sharp. See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.